राज्यसभा के बारे में शुरू करते हैं। शुरू करें तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा भारतीय संसद का दूसरा सदन है और उच्च सदन है, क्योंकि लोकसभा हम लोग पढ़े थे कल है जो पहला सदन है और निम्न सदन है। क्या इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं और ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसे लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है आपको पता है, मैंने बताया था सरला। तो संसद 79, राज्यसभा 80 या लोकसभा 81 था ना। तो है ये है राज्यसभा तो 80 होगा। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन के बारे में कहा गया है और 80 के तहत ये कहा गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं, है ना। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। इसमें से 225 सदस्य विभिन्न राज्यों से और 8 सदस्य में 3 दिल्ली से, 4 जम्मू कश्मीर से और 1 पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित किए जाते हैं। तो 245 में देखें 225 सदस्य विभिन्न राज्यों से, 8 सदस्य हो गए दिल्ली से 3 सदस्य, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य और पौंडीचेरी से 1 सदस्य। तो 225 और प्लस 8 कितना हुआ? 233 क्या, और 12 सदस्य शेष सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 5 जो संघीय क्षेत्र है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1, लद्दाख 2, लक्षद्वीप 3, चंडीगढ़ 4 और दादर नागर हवेली दमन द्वीप जो एक साथ हो गया है। तो ये 5 संघीय क्षेत्र का राज्यों में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अब जानते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्य का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। विधानसभा यानी जिस पार्टी का जितना विधायक है उस रेशियो में वो राज्यसभा में अपने मेंबर को भेजता है। जैसे अभी जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी, वो संजय झा नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं तो उनको भेज रहा है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जो चयनित है वही भाग लेते हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसे संघ शासित राज्य हैं जिनमें राज्यसभा के स्थान आवंटित किया गया है, इसलिए ये भाग लेते हैं। चूँकि उक्त राज्यों में जम्मू कश्मीर संघ राज्य को छोड़ करके विधानसभा नहीं थी, अतः उनके प्रतिनिधि संसद द्वारा विहित विधि के अनुसार चुने जाते थे, किंतु अब दोनों राज्यों में विधानसभा का गठन कर दिया गया है। मतलब दिल्ली में भी विधानसभा है, पौंडीचेरी में भी है और जम्मू कश्मीर में भी होगा। अतः इन राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा में कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का विवरण संविधान के अनुसूची 4 में दिया गया है। मैंने पढ़ा था ना SPORT स्पॉट। तो एस थे राज्यों, मतलब राज्यों का संघ है, तो पहला अनुसूची में दिया है। दूसरा में दिया है P फॉर पेमेंट, सदस्यों के पेमेंट के बारे में 2 में। O फॉर ओथ, शपथ लेते हैं 3 में। R फॉर राज्यसभा के सदस्यों के बारे में किस में दिया है, किस अनुसूची में? 4 में। T फॉर ट्राइबल, जनजाति के बारे में 5 में। 2003 में संसद द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन की पद्धति में 2 परिवर्तन किए गए। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं होगा जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। मतलब
2003 में परिवर्तन हुआ और ये किया गया कि जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं ये फिक्स नहीं कि वहाँ का निवासी होना आवश्यक है। जैसे मनमोहन सिंह का देखिए, वो है कहाँ से, पंजाब से हैं, उनको असम से, राजस्थान से, कहीं से लड़ा दिया जाता है और वो आ जाते हैं राज्यसभा में चुन के। गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। गुप्त मतदान के स्थान पर कैसा मतदान अपनाया गया है? खुला मतदान। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर होता है। इसमें बड़े राज्यों के प्रतिनिधि ज़्यादा और छोटे राज्यों के प्रतिनिधि कम आते हैं। संविधान के अनुसार एक राज्य की जनसंख्या में प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व आते हैं। समझ गए? यानी कोई राज्य में 50 लाख जनसंख्या है तो 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक, 10 लाख व्यक्तियों पे एक आएगा, यानी 50 लाख है तो 5 गो हो गया। और उसके बाद अगर 20 लाख पर एक के हिसाब से आएगा, उसके बाद मान ली 70 लाख है तो 20 लाख पर एक आएगा, 90 लाख है तो फिर 20 लाख पर एक आएगा। लेकिन 50 लाख शुरू का रहेगा तो 10-10 लाख करके मतलब एक एक व्यक्ति 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अगर आप राज्यसभा के चाहते हैं, राज्यसभा की योग्यता आपके अंदर क्या होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए, तो आपको पता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष एज चाहिए, राज्यसभा का बनने के लिए कितना वर्ष एज चाहिए? 30 वर्ष। कार्यकाल क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 क्लॉज में कार्यकाल दिया गया है। कितना में? 83 के 1 में, कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। कितना सदस्य? 1/3। कैसे याद रहेगा सब दिन? 1/3 सदस्य कितने वर्ष पे? तो 1 और 3 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो याद कर लीजिए 1/3 सदस्य कितने वर्ष पे? 2 वर्षों पे। अब का मतलब 1/3 सदस्य 2 वर्षों पे, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हर सदस्य कितना वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है? 6 वर्ष तक रहता है। 6 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष तक रहता है। यदि किसी सदस्य का स्थान उसके त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है तो रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव कराया जाता है और इस प्रकार उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति उतने समय तक राज्यसभा का सदस्य रहता है जितने समय तक रिक्त हुए स्थान का शेष बचा रहता है। वह पूर्ण अवधि 6 वर्ष तक सदस्य नहीं रहता है। ठीक है, मतलब इसमें कैसा प्रक्रिया है? विधायक वाला प्रक्रिया है। देखते थे विधायक में अगर 2 साल बचा है तो 2 साल के लिए उपचुनाव से हो गया और फिर 2 साल बाद हट गया। लेकिन राष्ट्रपति का होता था तो देखे थे, राष्ट्रपति का फ्रेश चुनाव हो गया तो भले साल भर बचा या 6 वर्ष, वो पूरा समय रहेगा। यहाँ जो उपचुनाव होगा तो ये बात क्लियर समझ लीजिए, उपचुनाव कराया गया, कोई अगर मान लिया डेथ कर गया, 2 साल बचा हुआ है तो 2 साल के लिए ही वो रहेगा। ठीक ना, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो 6 साल के लिए हो जाएगा, जिसके जगह पर आएगा उतना ही दिन रहेगा। सभापति और उपसभापति, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बताइए, आपने समझा राज्यसभा के बारे में कि इसे राज्यसभा को भारतीय संसद का दूसरा सदन, उच्च सदन कहते हैं। क्या इसमें राज्यों के सदस्य आते हैं? इसकी शक्तियाँ कम है। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? 80 में। अधिकतम मेंबर कितना हो सकता है? 250। 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत होते हैं। 245 अभी वर्तमान में कितना चल रहा है? 250 नहीं चल रहा है, 245 चल रहा है। तो इसमें 222 राज्यों से, 8 संघ शासित प्रदेश से, तो कितना हो गया? 225 और 8 243 हो गया, 233 हो गया ना, 233। ठीक है, और 12 मनोनीत, तो कितना हो गया? 245 हो गया, तभी 245 चल रहा है। इनका चुनाव कैसे होता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, मनोनीत के द्वारा नहीं। कितना से? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। समझ गए? अच्छा, किस अनुसूची में चर्चा है राज्यसभा के सदस्यों के बारे में? अनुसूची 4 में। ठीक है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए आपको उस राज्य का निवासी होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ठीक है,
जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है लड़ सकता है। गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था की गई है। पूरा कहानी समझ गए। एज कितना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है। 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पे बदल जाते हैं? 2 वर्षों पे। लेकिन आपका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पूरा कार्यकाल 6 वर्षों का। लेकिन मान लीजिए कि 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके कोई अगर मर गया या किसी कारण बस हट गया, त्यागपत्र दे दिया, तो उपचुनाव उसका कराया जाएगा। लेकिन जैसे विधायक लोग बचे हुए समय के लिए रहते थे, वैसे ही राज्यसभा के सदस्य भी कितना दिन के लिए रहेंगे? 3 वर्ष के लिए ही रहेंगे, नहीं कि 6 वर्ष के लिए रहेंगे। ये ऐसा मौका सिर्फ राष्ट्रपति के मामले में मिलता है कि अगर 2 वर्ष बचा है, राष्ट्रपति हट गया, तो जो राष्ट्रपति बनेगा वो 5 वर्ष रहेगा। समझ गए कहानी? पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया सबको? बोलिए। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह अनुच्छेद 89 में कहा गया है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उनका कार्यकाल देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। लेकिन जो उपराष्ट्रपति चुन करके जाते हैं, जो राज्यसभा का सभापति होने का काम करते हैं, उनका कार्यकाल कितना रहेगा जी? 5 वर्ष। याद रखिए, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य चुन के जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए। और प्रत्येक 2 वर्षों पर कितना सदस्य हट जाते हैं और उतना ही नया आ जाते हैं? 1/3। ठीक है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करता है, लेकिन उपसभापति बनता है वो कितना वर्ष के लिए रहता है? 6 वर्षों के लिए। सभापति का पद अगर रिक्त होगा तो उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कार्यों को देखेगा। अगर मान लीजिए उपसभापति का स्थान भी खाली रहे, तब राज्यसभा का एक ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे, इस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। समझ गए? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। ठीक है। राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। इस प्रकार राज्यसभा अपने सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 92 कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह उस पद पर बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। ये बात तो कल भी मैंने आपको बताया ना जी। उपसभापति राज्यसभा का सभापति तो होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बताइए, क्या उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं? नहीं ना होते हैं जी, वो तो अलग से चुन के आते हैं। क्या? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को संबोधित होगा अपना त्यागपत्र दे सकता है। सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य। राज्यसभा के सभापति के अधिकार तथा कर्तव्य वही है जो लोकसभा के अध्यक्ष के हैं। अंतर कितना एबल है? इतना ही अंतर खाली है कि राज्यसभा के सभापति को धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त सभापति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी नहीं कर सकता है। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होगा, 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। या धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निश्चय भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर है कंसेप्ट पूरा यहाँ तक? बताइए। अब आते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य देखते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। देखते हैं विधायी शक्ति। ठीक है। तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अद्वितीय विधेयकों, धन विधेयक के सिवाय जो भी विधेयक होगा अद्वितीय विधेयक होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर शक्ति है। केवल धन विधेयक को छोड़ के और जो भी विधेयक उस पर दोनों को क्या है? बराबर शक्ति है। ठीक है। तो कहते हैं कि अद्वितीय विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, मतलब कोई भी सदन में आ सकता है, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवहार में यह है कि सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। व्यवहार में तो यही होगा ना, क्योंकि हमने डायरेक्ट इनको भेजा है, सांसद लोग को। इनको तो विधायक लोग अपना प्रतिनिधि के रूप में राज्यों से भेजे हैं, हमने तो नहीं भेजा है डायरेक्ट। क्या लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, किंतु वह किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। तो राज्यसभा जो है
लोकसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को मैक्सिमम कितना टाइम अपने पास रख सकती है? 6 महीना तक। क्यों 6 महीना तक? क्योंकि 2 बार तो बैठक होना ही है ना, कम से कम साल में, याद है ना आपको? समझ गए? अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। तो समझ गए विधायी शक्ति, समझ गए कि धन विधेयक को छोड़ के, सिंपल विधायी शक्ति का ये समझिए कि धन विधेयक को छोड़ के, ठीक है, जो अवित्तीय विधेयक है, जो धन संबंधी नहीं है, धन विधेयक नहीं है, तो विधेयक राज्यसभा लोकसभा में कहीं भी आ सकता है। लेकिन हालांकि लोकप्रिय सदन, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं लोकसभा को, तो ज़्यादातर वहीं आता है। राज्यसभा में जब आ जाएगा तो राज्यसभा कितना दिन उसको मैक्सिमम टाइम रोक सकता है? 6 महीना तो रोक सकता है, ठीक है, लेकिन फिर उसको मंजूरी देगा, ठीक है, और राष्ट्रपति साइन करेंगे तो कानून का रूप ले लेगा। क्या 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के अधिवेशन आहूत करेगा तो विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। 108 के अनुसार संयुक्त विधेयक कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है अध्यक्षता। ये नारियल का एगो तेल का डिब्बा था, हमको लगा ये ठंडा के टाइम में ऐसा होगा, पूरा ये था एकदम, इधर तो गर्मी ना पड़ता है, ऐसे हो गया था, गिरा है पूरा का पूरा। अब आइए हम देखते हैं वित्तीय शक्ति। तो राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है, यदि भी इस संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई, लेकिन वित्तीय शक्ति तो प्राप्त है। क्या? क्योंकि धन विधेयक नहीं ना है, वित्तीय शक्ति में तो और भी बहुत सारी बातें होती है। तो आइए जानते हैं वित्तीय शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किस में कहा गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होगा? 109 में। वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जब लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो राज्यसभा के पास उसकी सिफारिश के लिए भेजती है, तो राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक अपने पास रोक सकता है। कितना दिन रोक सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक। यदि वह विधेयक की प्राप्त तिथि से 14 दिन की कालावधि के भीतर उस विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को नहीं लौटा देती तो उक्त विधेयक जो है, मतलब वो जो विधेयक है, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है बेचारा का, समझ रहे हैं? 14 दिन के लिए रख लो या नहीं रखो कोई बात नहीं है, साइन करिए तो नहीं करोगे तब भी क्या, धन विधेयक को पारित समझा जाएगा। राज्यसभा वित्त विधेयक के संबंध में अपना सुझाव भी लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उस सुझाव को माने या न माने। समझ गए? संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 338 368 संविधान संशोधन अगर रहेगा तो इसमें जो है राज्यसभा के समान ही, मतलब लोकसभा के समान ही राज्यसभा को पावर प्राप्त है। समझ गए आप लोग? लोकसभा से पारित संविधान मतलब केवल देखिए किस चीज़ पे वैल्यू नहीं है बेचारा का? धन विधेयक पे। क्या? अब देखिए, लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाए। 368 के तहत जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन पर राज्यसभा की असहमति होने पर संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार हो जाता है। उदाहरण देखिए कि 1989 में राजीव गांधी जो है, ठीक है, 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाए थे, लेकिन जो 64वां नगर पंचायत से और 65वां नगर पालिका से, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित न होने के कारण क्या हुआ था, वो समाप्त हो गया था। अब बाद में वही लाया गया 1992 में 73वां और 74वां पंचायत से या 74वां नगर पालिका से। समझ गए? लेकिन राजीव गांधी ही लाए थे सबसे पहले 1989 में, 64वां और 65वां राज्यसभा पारित नहीं किया तो समाप्त हो गया। तो संविधान में संशोधन संबंधी जो है इसमें पावर समान है कि नहीं, बताइए, बोलिए बोलिए आप लोग। अब देखते हैं आपातकाल संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है।
यानी आपातकाल में क्या है, दोनों का समान पावर है। आपातकाल वही 352, 356, 360। 352 है आपातकाल, 356 है राष्ट्रपति शासन, 360 है वित्तीय आपातकाल। क्या अन्य शक्तियाँ, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है कि नहीं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, है कि नहीं, बताइए। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ भी बराबर पावर है। राज्यसभा बहुमत से प्राप्त प्रस्ताव प्राप्त कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है यदि लोकसभा प्रस्ताव पर सहमत है। समझ गए। अब राज्यसभा का क्या है स्पेशल पावर। स्पेशल पावर क्या है जो इसका स्थापना किया गया है, तो देखिए आर्टिकल याद रखिए, दो आर्टिकल 312 और 249। क्या याद रखिएगा, 312 और 249। 249 देखिए 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। और सुधी दी मैंने कितना बार ये बताया है ना कि 249 और 312 राज्यसभा के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रख लीजिए कि राज्यसभा को ये विशेष पावर है कि राज्य सूची के कोई विषय को राष्ट्रीय महत्व का वो घोषित कर सकती है। ठीक है, किसके तहत, 249 के तहत। 312 के तहत राज्यसभा को पावर प्राप्त है कि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना कर सकता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है। ठीक है। पहली बार 1961 में इसका प्रयोग करते हुए भारतीय इंजीनियर्स सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया। दूसरी बार 1965 में राज्यसभा द्वारा भारतीय कृषि सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में वर्ष 1969 तक वास्तविक अर्थ में विपक्ष का कोई नेता नहीं था। कब तक, 1969 तक। लेकिन विपक्ष के नेता को पद को संसद में विपक्षी राज्य का राज्यसभा का एक ऐसा सदस्य होता है जो कुछ समय के लिए राज्यसभा के सभापति द्वारा यथामान्य सबसे अधिक सदस्यों वाले दल की सरकार के मतलब जो सबसे बड़ा अगेंस्ट में बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा इसके पास सीट है, उसी का ना बनेगा विपक्ष का नेता, तो उसको बना दिया जाता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो रही है। संविधान का अनुच्छेद 101 संसद के स्थानों के रिक्त होने के बारे में बताता है। इसके अनुसार निम्न परिस्थितियों में संसद सदस्यों की सदस्यता का अंत अर्थात उनका स्थान संसद में रिक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाए तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ता है, तो आप लोग जानते ही हैं। यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से निर्वाचित हो जाते, एक सीट से उसको क्या होता है, छोड़ना पड़ता है। या मान लीजिए कि यदि आप 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना, अनुच्छेद 101 कहता है कि 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहते हैं तो भी सदस्यता समाप्त हो जाती है कि नहीं। ऐसा कहानी है कि पंजाब में एक निर्दलीय राज्यसभा सांसद थे बरजिंदर सिंह हमदर्द। ठीक है, उनको 60 दिन लगातार नहीं आए तो उनको क्या किया गया था, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कहाँ के थे, पंजाब के थे। नवंबर 2000 ईस्वी का घटना है। बरजिंदर सिंह हमदर्द लगातार 60 दिन नहीं आए थे, उनको क्या किया गया था, निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति उसे चुनाव तो और क्या देखिए, और कहते से यदि कोई व्यक्ति संसद के एक सदन का और किसी राज्य के विधानमंडल का एक साथ सदस्य है तो वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य के विधानमंडल की सदस्यता को नहीं छोड़ता तो उसे संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती। तो जानिए रहे वही सब बात है क्या। तो ये आपने देखा राज्यसभा के सदस्यों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। आप देखते हैं संसदीय विशेष अधिकार क्या है इनको मिला। तो संविधान का अनुच्छेद 105 कहता है, कौन सा अनुच्छेद, 105, कि संसद तथा उसके सदस्यों के विशेष अधिकार के बारे में। कौन सा कहता है अनुच्छेद 105, कि संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व
या पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पहले या 40 दिन पश्चात किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है। ठीक है, सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन आपराधिक मामलों में यह छूट नहीं है। यदि कोई सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी पूर्व सूचना किसको देना पड़ेगा? अध्यक्ष या सभापति को। किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये उनको क्या मिला हुआ है? विशेष अधिकार मिला हुआ है। संसद सदस्यों को संबंधित सदन या समितियों में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है और इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं किया जा सकता। यानी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर कोई काम करते हैं तो उसका कोई भी चर्चा संसद में आपको नहीं करना है। किस अनुच्छेद के तहत? 121 के तहत। 121 के तहत याद रखिए। केवल महाभियोग लगेगा तो चर्चा होता ही है, पता ही है आपको। क्या? संसद को अपने तथा अपने सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार है। संबंधित सदन के अध्यक्ष की आज्ञा के बिना सदन के परिसर में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि कौन नहीं बोल दे? सदन का अध्यक्ष। संसद के महत्वपूर्ण विषयों पर अपना गुप्त सत्र चलाने का भी विशेष अधिकार है अध्यक्ष को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहानी रहा। अब मैं आपको एक बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि विधेयक कौन कौन सा विधेयक होता है। क्या बताने जा रहे हैं? कौन कौन सा विधेयक होता है। तो जान जाइए, विधेयक के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा में एक बहुत बड़ा हिस्सा है सवाल पूछने का, विधेयक के बारे में। समझे? तो आइए देखते हैं विधेयक के बारे में समझा जाए। तो देखिए क्या है कि कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग भाग लेते हैं। आपको पता है ना तीनों अंग कौन कौन है? बताइए, डिम्पल बताओ तो तीनों अंग कौन कौन है जो कानून के निर्माण में भाग लेता है? पॉलिटी लगातार पढ़ रही हो डिटेल से। कौन है तीन अंग? संसद का मतलब तीन अंग कौन कौन? राष्ट्रपति। ये बोल नहीं रही है, खाली देख रही है। जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहा जाता है। कोई भी कानून अगर लाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है जी? विधेयक कहा जाता है। क्या? विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता, परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तो उसे अधिनियम, एक्ट या विधि या लॉ कहते हैं। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, कोई बात नहीं। समझे आप लोग? तो जब कोई कानून का प्रारूप संसद में मसौदा, प्रारूप को मसौदा बोलते हैं, जब पेश किया जाता है तो उसको बिल भी कह सकते हैं। क्या? विधेयक बिल हो गया। लेकिन जब इसको दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट या लॉ बन जाता है। समझ गए बात को? इसे विधिक बल कहते हैं, विधिक बल प्राप्त हो जाता है। तो विधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है। विधेयकों को पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर उन्हें दो वर्गों में बांटा है, एक सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। कितने प्रकार के विधेयक हो सकते हैं? पेश करने वाले व्यक्ति दो प्रकार के हो सकते हैं जो विधेयक लेकर के आएंगे, वो सरकारी आदमी गवर्नमेंट बिल, एगो होगा क्या? प्राइवेट बिल। समझ गए? जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि आप सांसद हैं जिसका मतलब ये नहीं कि आप सरकारी आदमी हैं। जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा, जब आप मंत्री बन गए तो उसे सरकारी विधेयक, और जब विधेयक संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जाता है तो जो क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक, यानी प्राइवेट बिल कहते हैं। ये बात समझ गए आप लोग? मान लीजिए जब बिल लेकर के आए तो आदमी का चेहरा देखेंगे जो कौन है। मान लीजिए गिरिराज सिंह बिल लेके आए तो उस बिल को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट बिल। ठीक है। लेकिन मेरे इलाका का जो है सांसद जी हैं पिंटू कुमार पिंटू, वो लेके आएंगे तो प्राइवेट बिल, क्योंकि मंत्री नहीं बनाया गया उनको।
ठीक है। विधेयकों को पारित करने के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार में 4 पार्ट में बांटा गया विधेयक को। कितने पार्ट में बांटा गया विधेयक को? बिल को 4 पार्ट में। जो व्यक्ति लेकर के आता है उसको क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक या गैर सरकारी? मंत्री है तो कैसा विधेयक होगा जी? मंत्री है तो सरकारी विधेयक। अब मंत्री नहीं है, सीधे सांसद है तो प्राइवेट बिल, गैर सरकारी। अब जो विधेयक आएगा तो उस विधेयक को जो कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में। कितने में? 4 में। एक है साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल्स, साधारण विधेयक। एक है धन विधेयक, मनी बिल्स। तीसरा है वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, क्या? और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कितने प्रकार का बिल होता है बताइए? 4 प्रकार का। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। समझ गए आप लोग? बोलिए।